हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक द ऑल एग्ज़ाम पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, बिहार में अभी 1799 पदों पर जो एसआई की वैकेंसी आई है, इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 26 सितंबर से शुरू हो चुका है। फॉर्म भरे भी जाने लगे हैं। तो इसी को लेकर इसके पीटी परीक्षा के लिए रुकमनी के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 सेटों का एक वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम जो यहाँ पे जारी किया जा चुका है। यह बुक जो है बिहार एसआई के साथ साथ बिहार में अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे बीएसएससी सीजीएल हो गया, बिहार इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो, या यूपी में होने वाले एसआई को ले लीजिए, या बिहार में ही शिक्षक की जो बहाली आने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 आने वाली है, इन तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, या यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे जो 30 प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ना, तो ये प्रैक्टिस सेट को बिहार एसआई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न पर इसको बनाया गया है। तो यह सेशन जो है अति ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए ही आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा यह लॉन्च किया गया। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन का पता लगाना है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? किस शहर को घोषित किया गया है? तो यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर शहर घोषित किया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना शुरू की हुई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। तो भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? डैश आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इस तरह के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 37 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। ये आर्टिकल 47 में संदर्भित है। अगर बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 की, जिसमें कि अनुच्छेद 36 से 51 संदर्भित है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वहाँ पे आर्टिकल आप 45 देख लेंगे। अन्य विकल्पों की बात कर लें तो आर्टिकल 45 के अनुसार 6 राज्य जो है वो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 46 की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्ग हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 के तहत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास और गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का प्रावधान करता है। वहीं पर आर्टिकल 48A की अगर बात करें तो इसके तहत पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी यानी नीलगिरी की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है इसका नाम है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो अन्नामुद्री है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुद्री है जो अन्नामलाई पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। वहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुद्री है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2004-05 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की है। इस पायलट परियोजना का नाम बताना है। तो इसका नाम है JLG। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उज्ज्वला योजना
सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। यह सूक्ष्म वित्त का तात्पर्य यहाँ पे बहुत गरीब लोगों को उनके सूक्ष्म उद्योग या किसी अन्य उपयोगी कार्य हेतु छोटा ऋण उपलब्ध कराने से है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और उसे दंडित किया जाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अनुच्छेद जो है 20(2) के दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो अशोधित जन्म दर 21.8 है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो देश की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर थी। वहीं पर 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लिंग अनुपात की बात कर लें तो लिंगानुपात देश का कितना था? तो 943 लिंगानुपात था भारत का। तो विकल्प जो बी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? करवे समिति के रूप में भी जाना जाता है। ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के रूप में भी जाना जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साल, बबूल और बांस, ये छोटे छोटे पौधों के नाम है। साल, बबूल और बांस जो उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, इनमें वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो इनमें वार्षिक मात्रा देखिए, साल, बबूल और बांस जो उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, इनमें वार्षिक वर्षा की मात्रा 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक होती है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होता है उसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहते हैं, और जहाँ 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होता है उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली शाख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। नैतिक दबाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली शाख नियंत्रण की गुणात्मक माप है। ठीक है, आरबीआई की अगर बात कर लें यहाँ पे तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। स्थापना 1935 में हुई है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? तो सांची स्तूप की खोज 1818 में सर हेनरी टेलर के द्वारा की गई थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप अगर बात करें इसके अस्तित्व की तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। कब? 1837 में पढ़ा था। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? तो भीमबेटका एक पूरा पाषाण स्थल है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है और सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो विकल्प ए सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, कब हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर हुआ था। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें मानस नेशनल पार्क कहाँ है? तो मानस नेशनल पार्क असम में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र के सीमा के समीप मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार से आप तमाम चीज़ों को एक बार फिर से सुन लीजिए। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना है। मानस नेशनल पार्क असम में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? तो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम 1953 में अर्जित किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सर्वप्रथम न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेर्पा तेनजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 को पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। विकल्प इस बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? तो नेपाल हिमालय का जो विस्तार है ये काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अगर देखिएगा तो इसका प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया जाता है। तो मुख्य रूप से हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को 4 भागों में रखा गया है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो यह बेहद ही आसान प्रश्न है और लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। इसके अलावा अगर बात करें ऑक्सीजन गैस की तो इसकी मात्रा लगभग 21% है। ठीक है, वहीं पे ऑर्गन गैस की मात्रा 0.93% ऑर्गन गैस है। और बात करें अगर CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, आर्गन की मात्रा 0.93% है और CO2 की मात्रा 0.03% है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई तरंग एक संघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगी? तो इसका जो कला परिवर्तन है वो पाई होगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है? तो किसी गैस के समदाब प्रसार में आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ने लगते हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसी गैस के समदाब में आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो यहाँ पे आप देखिएगा पैरावैग्निक किरणों के पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो प्रिज्म से होकर गुजरने वाला अगर देखिएगा तो यहाँ पे ये प्रिज्म हो गया और यहाँ से जब सफ़ेद लाइट यानी व्हाइट लाइट जब यहाँ से क्रॉस करती है तो यहाँ प्रिज्म में आने के बाद ये अपने मूल 7 रंगों में ये विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? तो ये बैगनी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अपने रंगों के घटकों में विभाजित हो जाता है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम अपवर्तित होने वाला प्रकाश लाल रंग है और सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश की बात करें तो वो बैगनी है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो मिट्टी के तेल के बर्तन में एक बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ पिघलकर जब पानी बनता है तब पानी का घनत्व बढ़ जाता है, अतः किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है। इसी कारण मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर एरोमेटिक है? तो हकल के नियम के आधार पर निम्न में मीथेन एक गैर एरोमेटिक है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मीथेन क्या है? एक गैर एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है? निम्नलिखित में से कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, डायोड अनओमीय प्रतिरोध है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह की बात की जा रही है तो इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल भारतीय ध्वजवाहक थे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2024 पेरिस पैरालंपिक में 29 पदों के साथ भारत 18वें स्थान पे रहा। 29 पदों के साथ 18वें स्थान पे रहा। सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे। उद्घाटन समारोह में कौन कौन रहा है? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री
उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक रहे हैं, जबकि समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल भारतीय ध्वज वाहक रहे थे। इसके अलावा देखिएगा तो पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक निशानेबाज अवनी लेखरा ने जीता है। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक जो है वो वर्ष 2028 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डैश वादक है जिनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया। तो जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तो इनका प्रमुख वाद्य यंत्र तबला है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे जिनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया है। वर्ष 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तबला वादक जाकिर हुसैन ने 3 बार ग्रैमी अवार्ड भी जीता है। ठीक है, वर्ष 2023 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है तथा इन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। राजीव तारा, यहाँ पे देखिएगा एक और प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम है राजीव तारानाथ। ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इनका निधन भी जून 2024 में हुआ है और 92 वर्ष की आयु में हुआ है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये फाइनल खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियम लीग 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराया है। किसको हराया है? DC को, अर्थात दिल्ली कैपिटल को इन्होंने हराया है। कितने रनों से? 8 रनों से। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 तक अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो जनवरी 2025 तक अजय बंगा विश्व बैंक संगठन के अध्यक्ष हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जून 2023 में भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष चुने गए हैं। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र में दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो सुबनसिरी, जिया भरेली और मानस ये ब्रह्मपुत्र में दाहिनी तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। वहीं पे ब्रह्मपुत्र में बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग, लोहित, बुरीदिहिंग, धनसिरी और कापिली ये ब्रह्मपुत्र में बाएं तरफ से मिलने वाली इनकी सहायक नदियां हैं। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो, चीन में कह लीजिए या तिब्बत में कह लीजिए, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए थे? तो यह अहिंसक आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको इस आंदोलन को टिट्को या हिचको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आंदोलनों की बात कर लें तो चिपको आंदोलन 1973 में चलाया गया था। चिपको आंदोलन के मुख्य नेता चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा लोग, ये जो महत्वपूर्ण नेता लोग हैं ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत मापचा खंबाब है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मापचा खंबाब। कर्णाली नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कर्णाली नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो दंतेवाड़ा में सबसे साक्षरता दर कम है, दंतेवाड़ा में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दंतेवाड़ा किस राज्य का जिला है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन था? तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, लेकिन यहाँ पे दिए गए विकल्पों में दंतेवाड़ा सबसे कम साक्षर जिला है। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम के सिरछिप जिला में साक्षरता दर 98.23% है, जो देश के सबसे साक्षर जिलों में से एक है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो इस अधिनियम का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, तो विकल्प
ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और बर्मा जो है 4 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिएगा तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में बात करें तो मीरा कुमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला साहब लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड से प्रेरित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 60 और 69, अनुच्छेद 60 और 69 जो है ये राष्ट्रपति के क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें आप देखिएगा भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, बल्कि यह एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, कैसा निकाय है? सांविधिक स्वायत्त निकाय है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक स्वायत्त निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये श्री वी राम सुब्रमण्यम जी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं पर ईसीआई की बात कर लें अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की बात कर लें तो श्री ज्ञानेश्वर कुमार अभी ईसीआई के अध्यक्ष हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौतों पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 2001 में यह हस्ताक्षर किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है मनी। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुका विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यहाँ पे देखेंगे तो कुका विद्रोह जो है ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। तो ए का 1 हो जाएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। बी का 2 हो जाएगा। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। सी का यहाँ पे 4 हो जाएगा। और कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बिहार राज्य में हुआ था। तो डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से विकल्प सी आप यहाँ पे देखेंगे, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 4 है और डी का 3 है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1883 से 84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल ये न्यायिक सुधार से संबंधित था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो यह 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्यवाही से संबंधित था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? तो फागोसोम जो है फागोसोम ये द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतःद्रवी जालिका के संशोधित रूप को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतःद्रवी जालिका के संशोधित रूप को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? तो डर्मिस सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है? क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम के कारण कार्टिसोल का अधिकतम स्राव होता है। क्या होता है? कार्टिसोल का अधिकतम स्राव होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में निषेचन होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है किसमें? श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है, कार्बनिक अम्ल का जो श्वसन अनुपात होता है वो 1 से अधिक होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जबकि वसा और प्रोटीन के ऑक्सीकरण के लिए 1 से कम है। वसा और प्रोटीन के ऑक्सीकरण के लिए अनुपात जो है वो 1 से कम है, लेकिन कार्बनिक अम्ल का शोषण के लिए अनुपात 1 से अधिक है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पैराथायराइड हार्मोन मनुष्य के रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन हमारे शरीर के लिए कुछ भागों को प्रभावित करके रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, जैसे कि ये हड्डी, गुर्दे और छोटी आंत को कैसे प्रभावित करता है। तो हम इसमें देखेंगे कि हड्डियों में पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों से रक्त प्रवाह में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम की उत्सर्जन क्षमता को उत्तेजित करता है। उसके बाद गुर्दे में पैराथायराइड हार्मोन गुर्दे में सक्रिय विटामिन डी के उत्पादन को सक्षम बनाता है तथा छोटी आंत में पैराथायराइड हार्मोन छोटी आंत के द्वारा खाए गए भोजन से अधिक कैल्शियम अवशोषित करने में भी लाभदायक होता है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन की सेंट्रल बैंकिंग में रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें सेबी की तो यहाँ पे देखेंगे कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 की इसकी स्थापना की गई थी और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? आरबीआई की स्थापना। सेबी की स्थापना कब की गई है? 1988 में। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी अगर देख लें कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एशियन किंग वल्चर यानी एशियाई गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये अनामिका बी राजीव बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव बनी है। वहीं पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम नीना सिंह है। नीना सिंह ये सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो विकल्प बी जो है इसमें इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधनों के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या है? तो आरबीआई के द्वारा ये फरवरी का डेटा पूछा जा रहा है। तो फरवरी में जो आंकड़े पेश किए गए थे उस समय रेपो रेट आरबीआई का रेपो रेट 6.25 था, लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है यानी सितंबर, आज 29 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस वक्त अगस्त तक का आंकड़ा देखिएगा तो अगस्त तक में आरबीआई का रेपो रेट 5.50 कर दिया गया है। ठीक है, 5.50 कर दिया गया है। तो वर्तमान में इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी है, लेकिन अगर इसे करेक्शन करना चाहेंगे तो वर्तमान 2025 सितंबर 2025 में आरबीआई का रेपो रेट जो है वो 5.50% है। अगला प्रश्न देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और इसकी झांसी की रानी की लड़ाई किसके साथ हुई थी? तो हीरोज के साथ हुई थी और हीरोज ने लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेली महिला मर्द बताया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 3 सितंबर 1939 को यह प्रारंभ हुआ था और इसका समापन जो है 2 सितंबर 1945 में इसका समापन हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो इसका मूल कारण वर्साई की संधि को भी इसका मूल कारण माना जाता है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? कौन सी पत्रिका है? तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है। तो इनके प्रकाशन से कौन संबंधित है? विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती जी
हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित हैं। इसके अलावा आप देखिएगा तो सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा 1919 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की। कब स्थापना की थी? 1929 में। इसका वास्तविक नाम, इसका जो वास्तविक लक्ष्य थे, यानी किसका? बिहार प्रांतीय किसान सभा का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। इसके अलावा सहजानंद सरस्वती ने अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर आगे अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित माशीराम एक जगह है जो मेघालय में स्थित है। माशीराम ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में होती है। और बात करें कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो भारत में औसतन वार्षिक वर्षा लगभग 119 सेंटीमीटर होती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह घास के मैदान से संबंधित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वेल्ड्स देखिएगा तो वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। घास उसके बाद हंगरी में घास के मैदान को पुस्टाज कहा जाता है। और न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोस कहते हैं। प्रियरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में गेहूं उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध अर्थात लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भू आवेष्टित या लैंडलॉक या स्थलरुद्ध देश वह देश होते हैं जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। भारत के अगर पड़ोसियों की बात करें तो अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान ये स्थलरुद्ध देश हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। विश्व में कुल 44 अर्थात 44 देश लैंडलॉक कंट्री हैं। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है। और बात करें अगर हंगरी की तो इसकी राजधानी बुडापेस्ट है, ठीक है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो आप एक यहाँ पे हम ग्लोब बना लेते हैं। ये छोटा सा ग्लोब हो गया और ये मान लीजिए यहाँ पे ग्रीनविच है। तो पूछा जा रहा है कि ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व क्या होगा। यहाँ से ऐसे ये ग्लोब पे अगर ये आप देशांतर रेखा ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये पूर्वी गोलार्ध होता है और ये वाला हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध होता है। तो यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में जब आप जाएंगे तो पूछा जा रहा है कि अगर 30 डिग्री पूर्व में जाते हैं तो ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो 30 डिग्री पूर्व जाने पे क्या समय होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में दोपहर के 2 बज रहे होंगे। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कैसे 2 बजेगा? अगर ये देखें तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और इसके बाद आप देखेंगे कि 4 मिनट में ये 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार से चूंकि ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय घट जाता है। तो ग्रीनविच से 30, इस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री ये आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ? पूरब की ओर। तो 30 चौका 120 मिनट समय लगेगा, क्योंकि 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो 30 डिग्री जाना है तो 30 गुने 4 कर देंगे तो 120 मिनट का समय लगेगा। तो अगर ग्रीनविच जहाँ 0 है, ग्रीनविच पे 12 बज रहा है तो पूर्वी देशांतर पे 2 बजेगा। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म बताना है। तो लुनेज क्षेत्र गुजरात से संबंधित है, यह युग्म सही है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, यह युग्म भी सही है। सुरमा घाटी असम
में अवस्थित है यह युग्म भी सही है। इस प्रकार से विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी युग्म सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 3% धारण करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 2.86% ये धारण करता है, तो लगभग 3% धारण करता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारोविवा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई थी कहाँ के थे? तो यह नाइजीरिया के थे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? नाइजीरिया को स्वतंत्रता वर्ष 1960 में मिली थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फरवरी 1922 नहीं फरवरी 1922, मार्च 1921, फरवरी 1921 या मार्च 1922। सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगर इसको थोड़ा सा हम डीपली देखें तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? ये एक सबसे बड़ी बात हो जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और बंद कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी पुलिस स्टेशन पर हिंसक घटना हुई, जिसमें एसआई सहित 12 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। क्या थाना में इनको बंद करके थाना में आग लगा दिया गया था? तो इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अमरकंटक सोन नदी का, तथा साथ ही एक और नदी यहाँ से निकलती है। सोन नदी तो निकलती ही है, नर्मदा नदी भी यहाँ से निकलती है। अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर का नाम है अमरकंटक। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी पटना मनेर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद, कोयल, कोपद, कान्हर ये सभी सोन नदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे लंबी है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो यह इनका निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन छिद्र का अर्थ है। ओजोन छिद्र का क्या अर्थ है? समताप मंडल में ओजोन सांद्रता में कमी या समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी ओजोन छिद्र का अर्थ होता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि परमाणु कक्षक डैश है। परमाणु कक्षक क्या है? तो परमाणु कक्षक वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। परमाणु कक्षक एक त्रिविमीय संरचना होती है तथा परमाणु कक्षक एवं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एस ऑर्बिट में 2, एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी ऑर्बिट में 6, डी ऑर्बिट में 10 तथा एफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या है? तो नए नाभिक की संरचना देखिएगा, विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब किसी परमाणु से या जब किसी पदार्थ से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके प्रोटॉनों की संख्या में 2 की कमी आ जाती है। प्रोटॉनों की संख्या में 2 की कमी तथा उनके न्यूक्लियन की संख्या में 4 की कमी आ जाती है। प्रोटॉन संख्या में 2 की कमी और न्यूक्लियन संख्या में 4 की कमी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ से प्रोटॉन की संख्या 84 है तो इसमें से जब एक अल्फा कण निकलेगा तो प्रोटॉन की संख्या 82 हो जाएगी और न्यूक्लियॉन्स की संख्या 216 है। तो यहाँ पे एक अल्फा के निकलने से 4 न्यूक्लियॉन्स की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या है वो 212 हो जाएगी। इस प्रकार से विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक अल्फा किरण के क्षय पर परमाणु संख्या में 2 अंक की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 अंक की कमी होती है। वहीं पे एक बीटा किरण के क्षय पर परमाणु संख्या में 1 अंक की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? बॉक्साइट से निकाला जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। किस देश के विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? किस देश से निर्वासित थे? तो अमेरिका से निर्वासित हुए थे ये। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है? तो ये UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से ये निकल गए हैं। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जिनमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें बेरोजगारी शामिल नहीं है, क्योंकि
वर्तमान सरकार के लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 4 बिंदु पर फोकस डाला गया है, तो 3 तो यहाँ पे दिख गया, एक गरीबी, दूसरा युवा है, तीसरा नारी है, चौथा कौन सा होगा, तो चौथा अन्नदाता है, ठीक है। चौथा मुख्य बिंदु क्या है, अन्नदाता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं। रेगुर मिट्टियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टियों को काली मिट्टियों के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी लावा मैग्मा निर्मित होती है तथा इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। अगर बात करें भारत का सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी है। और मतलब मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडिलॉजी, मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो विकल्प ए रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 50A के तहत, अनुच्छेद 350A 350A के तहत राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग थी, तो लिच्छवी बिहार राज्य का अंग थी, बिहार राज्य का। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किसका है, यह मत मैक्स मुलर का है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी, तो यह वर्ष 1937 में प्रस्तुत की गई थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है, तो इसके 5 अस्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए है, ठीक है। 87 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। भारत वहीं पर 8वीं बार वर्ष 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है कहाँ पर, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में अवस्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में अवस्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1850 है। 5 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2850 है। 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात, 3 चेयर तथा 3 चेयर प्लस 2 टेबल का जो कॉस्ट है वो 1850 है, और 5 चेयर प्लस 3 टेबल का जो कॉस्ट है वो 2850 है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन को इक्वल करेंगे और सॉल्यूशन करने के बाद हम पाएंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा विकल्प बी 1700। यहाँ पे 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1700 हो जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राघव की मासिक आय 18,000 है। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 30,000 का ऋण लिया। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर होगी, तो यह 25% के बराबर होगी। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, तो यह 16वां पद इसका 78 हो जाएगा। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2 डाइस के एकक फेंक में योग 10 या 10 से अधिक पाने की प्रायिकता क्या है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल टू AC इक्वल टू 26 सेंटीमीटर है तथा BC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 2 प्रश्न इंग्लिश के डाले गए हैं। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन द दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू द स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाई रॉबिन। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। यानी सिंपल सी भाषा में बात करें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। तो जो भला बुरा न समझता हो उसे क्या कहेंगे? उसे अविवेकी कहेंगे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भला बुरा ना समझता हो उसे अविवेकी कहते हैं। जिस पर विचार न किया गया हो उसे अविचारी कहते हैं। जो बांटा ना जा सके अविभाज्य होता है, और जो अलग न किया गया हो उसे अविभक्त कहते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो सर्कुलेटर जो है, सर्कुलेटर विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सर्कुलेटर माइक्रोवेव जो होता है ये फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, पीओ अर्थात पीओ अर्थात पोलोनियम को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है? तो 6वें आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह में रखा गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीआर अर्थात क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p6 3d5 4s1 होता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।